ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर शहर भर में हुए कार्यक्रम। केक काटने के अलावा वृक्षारोपण, वृद्ध जनसेवा कर सपाइयों ने ली युवराज के लिए दुआएं। रोजगार दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगी निजात, घर बैठे करवा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। शहीद नगर में हादसे का जिम्मेदार निकला एडीए विभाग, अधिकारियों की शय पर निर्माणों में दबे नियम कायदे। और नो एक्सीडेंट डे के मौके पर आरटीओ विभाग द्वारा हुआ नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन। वाहन चालकों को यातायात नियमों और खराब व्यवस्था को सुधारने की सिखाई सीख। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन को यादगार बनाने के उद्देश्य से फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर जिला और शहर इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केक काटकर और सभी का मुंह मीठा कराया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री के पर्यावरण प्रेम को देखते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा। जिला कार्यालय पर जिला और शहर इकाई द्वारा अपने नेता और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया गया। जिला कार्यालय पर केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री के पर्यावरण प्रेम को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। 43वां जन्मदिन है मुख्यमंत्री का और पूरे प्रदेश में धूमधाम से जन्मदिन जो है कार्यकर्ता मना रहे हैं और हम उनको तमाम जो है अपने जिले की तरफ से बधाई देते हैं मुख्यमंत्री को कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है घोषणा पत्र में जो वायदे किए उस समय से पहले किए हैं। इसलिए हम पूरे जिले की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं 33वें जन्मदिन पर। और एक एक कार्यकर्ता खुशी के माँ पूरे शहर में झूम रहा है। आज शहर में जगह जगह चौराहे चौराहे पे मोहल्ला मोहल्ला में उनके नाम से जन्मदिन पे जो है लड्डुआँ और खुशी गरीबों को बांटे जा रहे हैं और तमाम खुशी जाहिर की जा रही है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए वो समय से पहले ही पूरे कर दिए। अन्य कई घोषणा ऐसी नई नई योजना जैसे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस जो बना के जो घोषणा पत्र में नहीं था वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा काम किया है, जिससे तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तमाम उद्योग और फैक्ट्रियां लगेंगी। समाजवादी पार्टियों के लिए बड़ा हर्षोल्लास का दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री आली जनाब अखिलेश यादव जी का यौम पैदाइश है, जन्मदिन है, जिसको हर कार्यकर्ता दिल की गहराइयों से मना रहा है। आज जिस तरीके से जिस स्तर से भी हो सकता है अपने महबूब लीडर की खातिर, अपने महबूब के लीडर के जन्मदिन पर अपने दिल की गहराइयों से तमाम वो खुशियाँ समेट रहा है, तमाम वो खुशियाँ लोगों को भी दे रहा है, जिससे उनको और तमाम लोगों से आशीष दिया जा रहा है, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु हो। पूरी पार्टी ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए और युवाओं के जो विकास का एक प्रतीक बन गए, उनमें एक आज उत्साह का एक वातावरण है और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज आगरा में जिला और शहर चारों तरफ कई प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। सुबह से जो वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया गया है, प्यासों को पानी पिलाया गया है, वृक्षारोपण किया गया है, कई जगह केक कटे हैं, माताएं बहनें आ रही हैं, वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं। यूँ लग रहा है मानो हर घर परिवार में अखिलेश जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम भी पूरी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से दुआ करते हैं कि उनको पूरी शक्ति मिले, जिससे कि इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश का विकास हो, क्योंकि देश के लिए एक आने वाली एक आशा का एकमात्र विकास का नाम है। देश की जनता की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री जी से पूरी प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दीर्घायु में स्वस्थ रहें ताकि हमें ऐसा प्रदेश में सफल नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहे। इस मौके पर सपा के युवा नेता भी अपने युवा मुख्यमंत्री के जन्मदिन में शरीक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हो मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। आज प्रदेश में और हर दिल में हर घर के अंदर हमारे महबूब, हमारे हृदय सम्राट
हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी अखिलेश भैया का जन्मदिन है और हम ये दुआ करते हैं कि हम उनके नेतृत्व में मेहनत करें कि आने वाले समय पर वो प्रधानमंत्री हो और हम जैसे ही नौजवान उनकी कैबिनेट में शामिल हो, इससे हम लोगों के लिए अच्छा कार्य करते हैं। आज पार्टी में हर साल जी का जन्मदिन है, तैयारी है और जिस तरीके में कार्य करा है हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सूबे के मुखिया के जन्मदिन के मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें हाल ही में आगरा महानगर अध्यक्ष पद की बागडोर संभालने वाले शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी और वरिष्ठ सपा नेता ठाकुर पवन सिंह जी ने ईदगाह बस अड्डे पर वाहन चालकों और यात्रियों को ठंडे पानी की बोतलें बांटी और भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को राहत दी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की लंबी उम्र होने की दुआ मांगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कहीं मिष्ठान वितरित किए गए तो कहीं नाच गानों के साथ केक काटा गया, कहीं गरीबों को कपड़े बांटे गए। लेकिन आगरा में शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी और वरिष्ठ सपा नेता ठाकुर पवन सिंह जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के जन्मोत्सव पर आगरा की जनता की सेवा कर उस जरूरत को पूरा किया जिसकी जरूरत आगरा की जनता को सबसे ज्यादा थी, जिसे पाकर हरामो खास ने प्रदेश की कमान संभाल रहे सूबे के मुखिया की लंबी उम्र की दुआएं मांगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और हमारे हर कार्यकर्ता मुझ समेत सारे उत्साहित हैं और जगह जगह हम लोग फल वितरण कर रहे हैं, यतीम खानों में जा रहे हैं, वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं। अब हम बस स्टैंड पे आए ताकि लोगों को ठंडा पानी हम पिला सकें और आपने देखा सबको हमने ठंडी पानी की बोतलें कई बसों में हम बांट चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता अथोत्साहित हैं, लबरेज हैं कि अपने मुख्यमंत्री और इन्हीं लोगों को पानी पिला के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीष चाहते हैं, उनकी उम्रदराजी के लिए दुआ चाहते हैं और इस सूबे में अमन और अमान कायम रहे, तरक्की रहे और उनका वर्चस्व कायम रहे। आने वाले कल में हमारी ये कामना है, सबकी ये दुआ है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो देहात और कस्बों की राजधानी के नाम से बसों को जाना जाता है और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब मजदूर लोग सब इसी में यात्रा करते हैं। आज हमारे अध्यक्ष जी रईसुद्दीन जी ने सभी बस अड्डे पर अपने कार्यकर्ता बसों पे रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, गरीबों को इस तरह की तेज़ धूप में पानी पिलाने का काम कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि सारे यात्री आशीर्वाद दे रहे हैं युवा मुख्यमंत्री। कहते हैं भूख से तड़प रहे भूखे को खाना और गर्मी से परेशान प्यासे को पानी मिल जाए तो उसके द्वारा दी गई दुआ सीधे भगवान तक पहुंचती है। और इसी उम्मीद के साथ अपने सूबे के मुखिया की सलामती और लंबी उम्र की दुआएं लेने के लिए आगरा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी और वरिष्ठ सपा नेता ठाकुर पवन सिंह जी ईदगाह बस अड्डे पर गर्मी से परेशान लोगों को ठंडे पानी की बोतलें बांटी और लोगों की प्यास बुझाई। वहीं गर्मी की तपिश से परेशान लोगों ने प्यास बुझाने वाले सपा नेताओं और उनके मुखिया को ढेर सारी दुआएं दी। पवित्र अधिक मास और रमजान के पाक माह के चलते गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल ताज नगरी में एक अलहदा सांप्रदायिक सद्भावना का रंग लेती नजर आई, जब कमलानगर स्थित एक ब्राह्मण परिवार रोजेदारों के लिए रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी, वरिष्ठ सपा नेता ठाकुर पवन सिंह जी, रंजू यादव, गौरव, पवन समाधिया, नरेंद्र यादव, रंजन गुप्ता, गिरीश यादव के साथ साथ सपा महिला कार्यकर्त्री प्रवीणा पालीवाल, राधा, स्नेहलता, लक्ष्मी, ज्ञानेश्वरी व अन्य लोगों ने शिरकत की। इस रोजा अफ्तार का आयोजन पंडित सुरेश पालीवाल के निवास पर किया गया, जिसमें सर्वाधिक सहयोग पंडित सुरेश पालीवाल का रहा। रोजा इफ्तार के मौके पर मुबारक महीने में हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, जिसे हर्षोल्लास के साथ हम हर जगह मना रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम बल्केश्वर में मनाने के लिए आए और रोज़ा इफ्तार का वक्त जब हुआ तो पालीवाल जी के निवास स्थान पर हमने रोज़ा इफ्तार किया, यहाँ नमाज अदा की और राष्ट्रीय एकीकरण की एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आप देखते ही बनती है। यहाँ पालीवाल जी की दंपत्ति ने जिस तरह से स्वागत किया और जिन लोगों को बुला के यहाँ बिठाया, ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही माँ के बेटे हैं और हमें एक ही कोख से पैदा हुए हैं और हमें कोई आपस में भेदभाव नहीं है और हम उसी अंदाज से आगरा को संवारना चाहते हैं
और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात को कहूँगा कि हर शख्स यहाँ अपनी हस्ती का निगहबान बने और गम के तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है इंसान। आज जीवन में पहली बार मैंने किसी ब्राह्मण के घर पे रोज़ा अफ्तार खोला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रोज़ा अफ्तार खोल के यहाँ पे बहुत अपना सा महसूस हुआ। खुशी हुई कि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और अध्यक्ष जी का हम लोगों ने सम्मान किया यहाँ पर, और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे आगरा को, पूरे ज़िले को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रक्रिया है। और जो मुख्यमंत्री जी का हमारे का जन्मदिन है, उनके लिए मैं बधाई देना। इस समय आपको क्या बताऊं, इतना खुशी का माहौल है। और ये रईस भाई जो चौथी बार जो अध्यक्ष बने हैं, तो पूरा शहर इनके साथ आ गया है। यही नहीं लगता हमें कि ये अभी नए बने हैं, ये लगता है कि पता नहीं कब से शहर अध्यक्ष हैं। और आज जो दिन है, ये रोज़ा अफ्तार के जो दिन है, वो आपने यहाँ रोज़ा खोला, थोड़ा जो कुछ करते हैं यहाँ की रस्म वगैरह वो निभाई, और हमारा जो अधिक मास बोलते हैं लौन का महीना, उसमें ये काम हुआ। तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम का एक जो समाजवाद जो है मेन आज हमें देखने को मिला, और सब लोग साथ में आए तो अच्छा भी लगा हमें। और इससे ज़्यादा और मैं क्या कमला नगर में आए, बहुत अच्छा लगा। और आके पालीवाल जी के निवास पे आके जो है रोज़ा अफ्तार खोला अपना और नमाज अदा की। एक हिंदू और मुस्लिम और समाजवादी पार्टी को एक ऐसा इन्होंने वो दिया है, आज परिचय दिया है, जिससे हम बहुत गदगद हैं। हुआ है और क्या बोलते हैं, सस्ता है और गारंटी की गारंटी है। तो इनकी इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि 2017 तक की तो इनकी गारंटी है। और जिस तरह का माहौल अभी हाल फिलहाल में 4 दिन में बदला है शहर में, दूसरे विरोधी भी ताज्जुब कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, एकदम सपा कहां से और कहां। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर नवागत शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी ने रामलाल वृद्ध आश्रम में जाकर बेसहारा वृद्धों को भोजन कराया। वृद्धजनों के चेहरे पर खुशी देखकर रईसुद्दीन के चेहरे पर आत्मसंतोष के भाव नजर आए। कहते हैं बद्दुआ पत्थर को भी चटका देती है, तो वहीं दुआ मरणासन्न में जान फूंक देती है, यानी दुआ का असर कभी खाली नहीं जाता। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कैलाश मंदिर के पास स्थित रामलाल वृद्ध आश्रम पर, जहां सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के 42वें जन्मदिन के अवसर पर नवागत शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी ने भोजन वितरित करवाया, साथ ही वृद्धाश्रम में राशन भी भरवाया। इस मौके पर शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धजनों की परेशानी सुन उनके निस्तारण की बात कही, साथ ही वृद्धों का आशीष भी प्राप्त किया। सूबे के मुखिया के जन्मदिन के अवसर पर शहर अध्यक्ष की उपस्थिति ने वृद्धजनों को खुश कर दिया, जिसके बाद वृद्धजनों ने सूबे के मुखिया के लिए दुआएं मांगी और सूबे के मुखिया की दीर्घायु की कामना की। अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी के जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ वृद्ध आश्रम में आए हैं, जो एक बहुत बड़ा जमुना के किनारे पर ये बना है। उनका आशीष लेने के लिए, उनकी दीर्घ आयु की कामना करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं सारे समाजवादी पार्टी साथियों के साथ, और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी की आयु और उनको यशस्वी बने, उनको बहुत ज़्यादा इस दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त हो, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इनसे आशीष प्राप्त हुआ है, हमें इनसे आशीर्वाद मिला है, इनसे दुआएं मिली हैं इन बुजुर्गों से। माननीय मुख्यमंत्री जी जी का 42वां जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में रामलाल वृद्ध आश्रम के अंदर हम लोगों ने व्यापार सभा की नेतृत्व में माननीय हमारे शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन जी की उपस्थिति के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर खान पान की व्यवस्था करी है इन लोगों की, और इन लोगों का बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है ताकि हमारे मुख्यमंत्री को लंबी और दीर्घ आयु प्राप्त हो। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शहर अध्यक्ष जी महोदय ने, सब ने मिलकर के वृद्ध लोगों को भोजन कराया है और जो राशन दिया है, और मुख्यमंत्री जी के जीवन की दीर्घायु की कामना की है। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पूरे शहर में जगह जगह कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। इसी क्रम में लोहिया वाहिनी की शहर इकाई द्वारा सरताज आगरा अबुल्लाह की दरगाह पर चादर पोशी कर मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की दुआएं मांगी गई।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए और अपने नेता की लंबी उम्र की कामना के लिए जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी लोहिया वाहिनी की शहर इकाई ने सरताज आगरा अबुल्लाह दरगाह पर पहुंच चादर पोशी कर अपने नेता और युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव की लंबी उम्र की दुआ मांगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर आज उनकी लंबी उम्र के लिए आज चादर पोशी गई है और इस उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था और अमन चैन बना रहे उसके लिए आज दुआ मांगी गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश भैया का जन्मदिन है और उनकी लंबी उम्र के लिए समाजवादी लोहिया वाहिनी की तरफ से एक चादर पोशी की गई है। मिठाई वितरण किया जाएगा, फल वितरण किया जाएगा। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री 2017 में दोबारा मुख्यमंत्री बने और हम सभी कार्यकर्ताओं की अपने दिल से दुआ दें। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और जैसे कि मुख्यमंत्री युवा हृदय सम्राट है और मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने लोहिया वाहिनी के बैनर तले आज मदन मोहन शर्मा जी और रमाकांत लवानिया के नेतृत्व में सरताज आगरा के दरबार में आगे चादर पोशी की है और यहाँ दुआ की है कि युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री को लंबी उम्र मिले और हमेशा तरक्की करें और वो तरक्की करेंगे तो ये प्रदेश तरक्की करेगा। दरगाह शरीफ पर चादर पोशी करने के बाद सपा नेताओं ने यहां मौजूद गरीब बच्चों को फल भी वितरित किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आगामी 2017 में पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प किया। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 43वें जन्मदिन के मौके पर आज समाजवादी पार्टियों में काफी हर्षोल्लास है, जिसको लेकर शहर भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी श्रृंखला में आज सरताज आगरा दरगाह अबुल्लाह पर लोहिया वाहिनी के बैनर तले आज चादर पोशी की और मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की दुआएं की गई। कैमरा पर्सन बालूती मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज आगरा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर शहर भर में समाजवादी पार्टी नेताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में पूर्व राज्य मंत्री द्वारा ताजनगरी स्थित लोहिया पार्क में वृक्षारोपण कर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर युवा हृदय सम्राट के 2017 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। उनको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और हमारे मुख्यमंत्री 18 साल जी है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जिस तरीके से निरंतर उत्तर प्रदेश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, इसी तरीके से प्रगति उत्तर प्रदेश की लिए मुख्यमंत्री जी और अच्छा कार्य देता हूँ। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री पर्यावरण प्रेमी है, तो इसलिए हम उनका जन्मदिन लोहिया पार्क में वृक्षारोपण कर हम जन्मदिन मना रहे हैं। आगरा में समाजवादी लोहिया वाहिनी की तरफ से हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन बड़ा सादगी से मनाना चाह रहे हैं। ये आगरा में लोहिया पार्क है, यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पर्यावरण के ऊपर जो है हम लोगों को काम करना चाहिए। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते रहते हैं, वो कार्यकर्ताओं को बताते रहते हैं कि पर्यावरण से हम लोगों को कितनी फायदा होती है। तो पर्यावरण के ऊपर हम लोगों को वृक्ष लगाने चाहिए और पर्यावरण के ऊपर तमाम चीजें हैं, वो सब चीजें हमें समझनी। अब रोजगार दफ्तर में पंजीकरण कराने के लिए वहां चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। नए आदेशानुसार कोई भी बेरोजगार घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है। विभाग ने गरीब बेरोजगारों को सहूलियत देते हुए सप्ताह में 2 बार सोमवार और शुक्रवार रोजगार दफ्तर में पंजीकरण कराने की सुविधा मुहैया कराई है। अभी तक रोजगार दफ्तर में पंजीकरण कराने के लिए बेरोजगारों को न जाने कितने चक्कर काटने पड़ते थे। अब शासन ने बेरोजगारों को सहूलियत देते हुए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यानी कोई भी रोजगार पंजीकरण घर बैठे ऑनलाइन करा सकता है। इसमें गरीब बेरोजगार को और सहूलियत देते हुए निःशुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया कार्यालय में ही करने का प्रावधान शुरू किया है। शासन ने एक पोर्टल अपना विकसित करके विभाग ने और उस पर ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो अपने घर से ही कहीं जो साइबर कैफ़े हैं जगह जगह बने हुए हैं उनमें जा कर के ऑनलाइन पंजीयन करा सकता है। अब उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विभाग ने ये करा है कि सोमवार और शुक्रवार हफ्ते में 2 दिन यहाँ आके भी निःशुल्क ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं कार्यालय में आकर के। तो हमारे जो स्टाफ है वो उनको निःशुल्क पंजीयन करेंगे। जो उसको साइबर कैफ़े में पैसा खर्चा करना पड़ता है वो उसका बचेगा। ये गरीबों के हित में बड़ी अच्छी योजना है। अब हर सप्ताह के 2 दिन सोमवार व शुक्रवार को कोई भी बेरोजगार सेवा योजन कार्यालय जाकर पंजीकरण करा सकता है। सरकार के इस आदेश से बेरोजगारों को साइबर कैफे के खर्चे से मुक्ति मिलेगी।
सेवा योजना अधिकारी के मुताबिक पंजीकरण के साथ संशोधन और रिन्यूअल की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो सकेगी। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान। माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562688845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं तर है। एक सरकारी स्कूल का नजारा देख खुद नगर आयुक्त भी अचंभे में पड़ गए। कृष्णा कॉलोनी में बने सरकारी स्कूल में महज 11 बच्चे ही पंजीकृत मिले, तो उनमें से भी आधे बच्चे स्कूल में थे। स्कूल के हालात देखकर नगर आयुक्त ने प्रयास कर बच्चों की संख्या को बढ़ाए जाने की बात कही। सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा सरकारी स्कूलों में आते आते अपना दम तोड़ देता है। सरकारी स्कूलों के हालात देख सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा बेमानी लगता है। ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह कृष्णा कॉलोनी के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे, जहां 2 शिक्षिकाएं 5 बच्चों को पढ़ाती मिली। स्कूल का नजारा देख नगर आयुक्त भी अचंभे में पड़ गए।
जब नगर आयुक्त ने बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी ली तो वो चौंकाने वाली थी। 5वीं तक बने इस स्कूल में महज 11 बच्चे थे, तो वहीं 5वीं में एक ही छात्र का पंजीयन हुआ था। ये सुनकर नगर आयुक्त ने शिक्षिकाओं को संख्या बढ़ाए जाने की बात कही। प्राथमिक विद्यालय था जिसका मैंने आज निरीक्षण कर लिया, कृष्णा कॉलोनी मोड़ पर था। तो अभी आज पहला दिन था, लेकिन जो पंजीकरण देखा गया छात्रों का, उसमें भी छात्र संख्या कम पाई गई। तो उस विद्यालय में 3 अध्यापक, 1 चौकीदार तैनात हैं और कुल 5वीं क्लास में 1 बच्चा, चौथी और तीसरी क्लास में 12, 13 और 8 बच्चे, इस टाइप से उसमें बच्चे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में पर्याप्त बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो टीचरों को एक कोशिश की गई प्रेरित करने की कि भाई वो आसपास के इलाके में घूमें और लोगों को जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज पा रहे, कम से कम उनको कन्विंस करें कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें। गौरतलब है कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों की संख्या बढ़े, इसलिए सरकारें मिड डे मील का भी सहारा ले रही हैं। लेकिन सरकारी स्कूल्स के ये बदहाल पड़े हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश और प्रदेश की सरकारों का सर्व शिक्षा अभियान कैसे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। टीटीजेड की बैठक के बाद मंडलायुक्त के आदेश पर हुई पॉलिथीन मामले में धरपकड़ का इस बार काफी असर देखने को मिला है, तो वहीं विभाग को लाखों रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। मामले की जानकारी लेने के बाद महापौर इस अभियान से काफी संतुष्ट नजर आए और शहर की सीमाओं पर चेकिंग कराने की भी बात कही। आगरा को टीटीजेड में शामिल किए जाने के बाद से आगरा में उसके लिए योजनाएं बनना भी शुरू हो गया। आगरा को पॉलिथीन मुक्त करने की तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता न मिलती देख इस बार मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने सख्ती से अभियान को चलाए जाने के आदेश जारी किए। मंडलायुक्त की सख्ती का असर दिखाई दिया और निगम ने शहर के बड़े पॉलिथीन व्यापारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इस छापामार कार्रवाई में बड़े पैमाने पर पॉलिथीन जब्त हुई। नगर निगम द्वारा पकड़ी गई पॉलिथीन का जखीरा देखने और अभियान की जानकारी लेने महापौर निगम के गोदाम में पहुंचे और पूरी जानकारी ली। अटैक इस बार किया है उन होलसेलर्स पर किया है जहां से पूरे शहर में सप्लाई होती है और उसके लगभग 70 पॉइंट अब तक का पर जाकर जांच की है और लाए हैं और टोटल 134 पॉइंट हैं। मैं समझता हूँ कि और हफ्ते 10 दिन में सभी को देख लेंगे, चेक कर लेंगे और निश्चित रूप से जो आगरा शहर आशा और उम्मीद लगाए बैठा है कि पॉलिथीन मुक्त कैसे आगरा हो, इससे बहुत बड़ा हम लोगों को श्रेय मिलेगा। और मैं शहर की जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग पॉलिथीन हटाओ अभियान में हमारा सहयोग करें। तमाम संस्थाएं आपको कपड़े का थैला दे रहे हैं, हम तो कहते हैं घर घर एक थैला सिलवाइए, सामान जब लेने जाएँ तो कपड़े के थैले लें ताकि हमारा पर्यावरण ठीक रहे। साथ ही महापौर ने बताया कि इस अभियान के साथ साथ उन्होंने इस बार जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को भी खत लिखा है कि शहर के हर प्रवेश द्वार पर पुलिस द्वारा बड़े वाहनों की चेकिंग की जाए ताकि शहर में आने वाली पॉलिथीन को शहर में आने से रोका जा सके। उन्होंने 2 लाख रुपया जुर्माना वसूला जा चुका है। मैं समझता हूँ धनराशि तो कम है लेकिन दंड पर्याप्त है, जिस तरह के दुकानदार के सामने इतना नुकसान भी झेलता है फिर दंड भी देता है। अभी हम इसमें और सख्ती बरतेंगे और पूर्व में जो काम हमारे जो पर्यावरण अधिकारी हैं राठी, उनके नेतृत्व में हुए हैं, निश्चित रूप से इसमें हमको अच्छी सफलता। इस बार की सफलता को देखकर निगम अधिकारी भी पहले चलाए गए अभियानों से ज्यादा इस अभियान को सफल मान रहे हैं और जल्द ही और भी कई पॉइंट्स पर छापामार कार्रवाई कर जल्द और माल जब्त करने की बात कहते हैं। नगर निगम के प्रयास के बाद काफी हद तक यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने में सफलता मिलती नजर आ रही है। यमुना में भैंसों को जाने से रोकने के लिए बनाई गई दीवारों का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त भी दीवारों का निरीक्षण कर यही उम्मीद जताते नजर आए। साथ ही दीवार तोड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही। टीटीजेड की बैठक में यमुना में भैंसों को जाने से रोकने के लिए मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने नगर निगम को यमुना किनारे दीवार खड़ी कर यमुना में भैंसों को जाने से रोकने के आदेश जारी किए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने कृष्णा कॉलोनी, हाथीघाट और वाटरवर्क्स सहित सभी प्रमुख प्रवेशों पर दीवार खड़ी कर भैंसों को यमुना में जाने से रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। कृष्णा कॉलोनी और हाथीघाट पर लगाई गई दीवार और गेट का निरीक्षण करने नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह पहुंचे और यहां चल रहे काम का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने बताया कि दीवार लगने से अब भैंसों का यमुना में जाना संभव नहीं होगा, यहां दीवार लगा दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन स्थानों से भैंसों का प्रवेश संभव होगा उसे भी जल्द बंद करा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दीवार तोड़ने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थान है जहाँ से भैंसें और अन्य पशु यमुना में जाते हैं, उनको चिन्हित करके उसको बंद कराया जाए। तो उस प्रक्रिया में हम लोगों ने 4 स्थानों का चिन्हांकन किया था। कृष्णा कॉलोनी मोड़ पर 2 स्थान हैं, एक हाथी घाट पर है और आगे चल के 2 स्थान और हैं। तो इनमें से 3 जगह पर काम कंप्लीट हो गया है। कृष्णा कॉलोनी रोड का मोड़ बंद कर दिया गया है, दीवार पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। हाथी घाट पे एक गेट लगाया गया है ताकि तीज त्यौहार में जब कोई मूर्ति विसर्जन या कोई अन्य अवसर आए तो उसमें वाहन अंदर जा सकें, लेकिन अदरवाइज इसको बंद कर दिया गया है और लोगों के प्रवेश के लिए एक रास्ता दिया गया है जिससे लोग आवागमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे यमुना किनारा रोड पे आगे तक बाउंड्री वाल बनी हुई है, लेकिन कहीं कहीं से बाउंड्री वाल टूट गई है। तो जहाँ जहाँ बाउंड्री वाल टूटी है उसको भी हम कवर करा रहे हैं ताकि वहाँ से पशु अंदर न जाने पाए। अपने निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर नगर आयुक्त को और भी ऐसे स्थान मिले जहां से भैंसों का प्रवेश हो सकता था, उन्हें भी जल्द बंद कराने के आदेश जारी किए गए। साथ ही वाटरवर्क्स पर भी जल्द दीवार खड़ी कर भैंसों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। डॉक्टर्स डे के मौके पर नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित किया। एसएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल स्टूडेंट्स को चरक शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कई डॉक्टर्स को धन्वंतरी पुरस्कार और धन्वंतरी सम्मान की उपाधि से नवाजा गया। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डॉक्टर्स डे पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एसएन मेडिकल कॉलेज के LT4 में आयोजित कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल स्टूडेंट को शपथ दिलाकर चिकित्सा नीतियों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ चिकित्सकों को धन्वंतरी अवार्ड से भी नवाजा गया। We all should be proud to be a doctor. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करोगे। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने मेडिकल स्टूडेंट को अपने अनुभवों से रूबरू कराया। NMO सचिव डॉक्टर पंकज नारायण ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल ने चिकित्सकों को ईश्वर का द्वितीय प्रतिरूप बताया। पूर्व विधायक एवं चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने चिकित्सा व्यवसाय में आ रहे बदलाव पर कड़े स्वर में चिंता जाहिर की। गर्मी के सीजन के बाद बारिश आते ही कई बीमारियों की भी बारिश होने लगती है। जिला अस्पताल के चिकित्सक इस बदलते हुए मौसम को बीमारियों का मौसम बता रहे हैं। मलेरिया के साथ डेंगू और स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम भी बारिश में सौगात दे सकती है। अभी तक कई माह से तेज धूप की तपिश ने लोगों को बेहाल कर दिया था। अब मानसून की दस्तक के बाद होने वाली बारिश से लोगों को राहत की सांस मिल सकती है। बारिश का ये मौसम आपको भले ही गर्मी से तो बचा दे, पर कई बीमारियां इस मौसम में बारिश की तरह ही बरसती हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बीमारियां मच्छरों की वजह से होती हैं। इस मौसम में मलेरिया के साथ साथ डेंगू भी कई वर्ष से लोगों को अपने डंक से क्षति पहुँचा रहा है। इसमें डायरिया भी होता है, स्किन के रोग भी होते हैं और एकदम मौसम में बदलाव आएगा, ठंडा पानी लोग पीते रहते हैं तो खांसी जुकाम भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। क्योंकि इस समय बरसात का मौसम आएगा, बहुत सारे फूल होंगे, उनके परागकण होंगे, उन परागकण से लोगों को एलर्जी हो सकती है। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बारिश की बीमारियों से बचने के लिए मच्छरों से बचाव की सलाह देते हैं। इस मौसम में स्किन एलर्जी के साथ बुखार, जुकाम और खांसी भी खूब रंग दिखाती है। बारिश के मौसम में डॉक्टर्स बीमारियों से बचाव के लिए बाजार के खाने के साथ जंक फूड से भी तौबा करने की हिदायत देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बारिश के ये बूंदे सुहाने मौसम के साथ बीमारियों को भी दावत देती हैं। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Sri Balaji Jewellers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719 333 563 or 9759 333 992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है हमारा सपना, आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माहे रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562688845। माहे रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद अगली खबर। छात्रों के इंजीनियरिंग के प्रति होते हुए मोहभंग ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पहले चरण की काउंसलिंग में सिर्फ 10% से कम अभ्यर्थियों ने रुझान दिखाया। आगरा के 4 कॉलेजेस को छोड़कर बाकी कई कॉलेजेस की अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुई है। यूपीटीयू द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग काउंसलिंग में इस वर्ष बहुत कम छात्रों ने रुचि दिखाई है। पहले चरण की काउंसलिंग में कई निजी कॉलेजेस में तो एक भी प्रवेश नहीं हुए हैं। आगरा कॉलेज के इंजीनियरिंग संकाय ने एक बार फिर से अपना स्थान कायम रखा है। आगरा उसके आसपास के कई जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रवेश आगरा कॉलेज में मिला है। छात्रों के मोह भंग की वजह से पिछले कई वर्षों से प्लेसमेंट ना के बराबर है। देखिए, मैं अगर आगरा रीजन के बारे में बात करूं तो जितने भी कॉलेजेस हैं, इस बार नहीं हर बार यही हाल रहता है, सिर्फ 4 कॉलेजों में बच्चे आते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे अच्छा जो रुझान आया है, सबसे अच्छा मतलब एक चीज़ आई है, वो ये आई है कि हमारा आगरा कॉलेज की जो सीटें आई हैं, पूरे आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इतने इलाकों में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा सीट हमारे कॉलेज में भरी हैं। ठीक है। और जो कॉलेज जैसे कि और बाकी 3 कॉलेज और हैं आगरा में, जैसे कि एक आरवीएस बिजपुरी हो गया, एक आनंद कॉलेज हो गया और एक जो है HITM हो गया। इनके अलावा जो भी कॉलेज हैं सब में निल सीटें भरी गई हैं, किसी कॉलेज में कोई सीटें नहीं भरी गई हैं। जो प्राइवेट कॉलेज, तमाम प्राइवेट कॉलेज आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना ही प्लेसमेंट पर ध्यान देते हैं। जैसे शिक्षकों में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षक जैसे नया पास आउट है उसको टीचर बना दिया, ना ही उनकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं कि टीचर जो रखा है उन्होंने BTech है, M.Tech। मैडम इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, यूनिवर्सिटी में बात करें इसके बारे में। और ना ही शिक्षा के प्रति उनका कोई विशेष अभियान या कोई देखते हैं कोई
और ना ही कुछ प्लेसमेंट देखते हैं। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट कॉलेजेस में प्रशिक्षित स्टाफ न होना भी मानते हैं। अभी 4 चरणों की प्रवेश प्रक्रिया होना फिलहाल बाकी है। फिर भी अभी तक के हालात ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कई कॉलेज संचालक तो छात्रों को रिझाने के लिए बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कॉलेज संचालकों के ये बड़े बड़े दावे छात्रों को रिझाने में कितने कारगर साबित होते हैं। जल्द ही आगरा में जेपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर का शुभारंभ होगा। जेपी हॉस्पिटल में राहत मूल्य पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों ने आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी दी। कई क्षेत्रों में नाम रोशन करने के बाद जेपी ग्रुप अब चिकित्सा क्षेत्र में लोहा मनवाने की ओर अग्रसर है। जल्द ही आगरा में 500 बेड का सुपर मेडिकल स्पेशलिटी सेंटर का शुभारंभ होगा। जेपी हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक चिकित्सकीय सेवाएं देंगे। गंभीर रोग के इलाज के लिए अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट भी विदेश से आयात कराए गए हैं। नोएडा में 1200 बेड के हॉस्पिटल के बाद आगरा और बुलंदशहर में जेपी ग्रुप चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएंगे। पिछले 1 साल में लगभग सारी जितनी भी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटीज हैं वो सब शुरू हो चुकी हैं और इसमें से कई बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि ट्रांसप्लांटेशन वगैरह भी हो चुका है। और इसके आसपास के इलाके में ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे आज अपने एक जेपी मेडिकल सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान हॉस्पिटल संचालकों ने अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जेपी हॉस्पिटल में हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट के साथ साथ लेप्रोस्कोपी सर्जरी से गंभीर रोग के ऑपरेशन सुगमता से किए जा सकेंगे। अधिकांश ऑपरेशन के दौरान होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए अस्पताल के चिकित्सक आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे। संवेदना एक प्रयास संस्था द्वारा बुधवार को रामलाल वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने अपने परिवार सहित आश्रम पहुंच आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को शॉल और जरूरी चीजें वितरित कर उनका आशीर्वाद लिया। आज के समय में कुछ कलयुगी बच्चों की वजह से वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए संवेदना एक प्रयास संस्था ने एक सम्मान समारोह कार्यक्रम कैलाश मंदिर स्थित रामलाल वृद्धाश्रम में आयोजित किया, जिसमें संस्था के पदाधिकारी अपने परिवार सहित वृद्धाश्रम पहुंचे और आश्रम में रह रहे लोगों को सोल और जरूरी वस्तुएं भेंट कर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि जब तक हम अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता या बुजुर्गों को सम्मान नहीं देंगे तो हमारे बच्चे कैसे ये सीखेंगे। हमें अपने बच्चों को आदर्श बच्चे बनाने के लिए उनके सामने अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तभी वो बड़े होकर हमारा या किसी बड़े का सम्मान करेंगे। जो वृद्ध है हमारे जो जीवन का सबसे बड़ी धरोहर है और हम लोगों को जो अपने माता पिताओं को सम्मान करते हैं और जो हम लोगों को करना चाहिए। और मेरा ये संदेश ही रहेगा कि हम जो भी हमारे क्या कहते हैं हम उम्र हैं या हमसे बच्चे हैं जो आगे वृद्धजन का सम्मान करें, कि हमें अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की, सबकी हमें सेवा करनी चाहिए। वो भी तो हमें इसलिए पालते हैं कि हम लोग बड़े होकर उनकी सेवा करें। अपने मम्मी पापा को, अपने सास ससुर को, सबको इस तरीके, सबके साथ में इस तरीके से, इवन हर ओल्ड एज के साथ में इस तरीके से व्यवहार करें, रिस्पेक्टली करें। थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है, थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। वहीं इस कार्यक्रम में आए बच्चों और महिलाओं ने आश्रम में रह रहे लोगों का हाल चाल जाना और साथ ही साथ कुछ समय बिता उनको उनके परिवार की अनुभूति कराई। इस मौके पर बच्चों का कहना था कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और सभी को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को एक जत्था राजेश्वरी मंदिर से रवाना हुआ, जिसमें 3 दर्जन यात्री शामिल हुए। रवाना होने से पहले यात्रियों ने राजेश्वर महादेव मंदिर पर रुद्राभिषेक किया। बाबा बर्फानी के भक्तों की माने तो वो कई सालों से अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाते रहे हैं। आज हम लोग सभी जने 32 जनों का जत्था है ये और 5 इनोवा जा रही है, उसमें एक बस अलग से जा रही है और हम लोग अमरनाथ के लिए जा रहे हैं। वहाँ 3 तारीख से हमारी चढ़ाई होगी। हमारे एक पूरे ग्रुप में खास बात यह है कि अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो परेशानी हो या किसी को किसी चीज से, धन से या वन से कैसी भी परेशानी हो, हम उसको अपने साथ में ले जाते हैं। कहते हैं भगवान भक्त के वश में होता है और भगवान का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाता है और एक शिष्य अपने गुरु में भगवान को देखता है। लेकिन दिल्ली आगरा हाईवे पर जो तस्वीरें नजर आई वो गुरु, शिष्य और भगवान की लिखी इन पंक्तियों को झुठलाने के लिए काफी हैं। जहां अपने गुरु को भगवान का दर्जा देने वाले भक्त घंटों झुलसा देने वाली धूप में तपते रहे और उनके गुरु ने गाड़ी से उतरकर अपने शिष्यों को अपनी एक झलक तक नहीं दिखाई।
दिल्ली आगरा हाईवे पर बुधवार को शिष्य की निष्ठा और अपने गुरु को भगवान का दर्जा देने वाला अंधविश्वास की हकीकत की तस्वीर सामने आई, जिसमें एक ऐसे गुरु द्वारा अपने सैकड़ों शिष्यों को मायूस कर दिया गया जो अपने गुरु को भगवान के समान मानते हैं। तस्वीरों में जो नजारा दिख रहा है ये खंडारी स्थित हाईवे का है, जहां शिष्यों द्वारा अपने गुरु को साकार विश्वहरि का अवतार माना था और उनके स्वागत को एक मंच सजाया था। साथ ही तपती धूप में घंटों अपने भगवान रूपी गुरु का इंतजार भी किया। घंटों के इंतजार के बाद गुरु का आगमन हुआ, जिसे देख सैकड़ों चेहरों पर मुस्कान आ गई, जो ज्यादा देर नहीं रही। वजह थी अपने भक्तों से भगवान का दर्जा प्राप्त करने वाले गुरु का व्यवहार, जो उन भक्तों के लिए गाड़ी से भी बाहर नहीं आए, जो घंटों धूप में परेशान हो रहे थे। अपने गुरु के इस व्यवहार के बावजूद इन नासमझ भक्तों का अंधविश्वास देखिए, जो अपने गुरु के इस व्यवहार के लिए भी खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कौन आ रहे थे यहाँ? साकार विश्वहरि आ रहे थे। कहाँ गए? चले गए वो। कहाँ चले गए? चले गए। दर्शन पे तो फिर कौन आ रहे थे? साकार विश्वहरि। तो अभी क्या हुआ? आए गए गाड़ी रुके क्यों नहीं यहाँ पर? रुके क्यों नहीं? इतना उनके स्वागत के लिए इतना कुछ था, जनता थी, लेकिन वो रुके क्यों नहीं? उनकी मर्जी वाली बात है। परमात्मा की इच्छा है। अच्छा, वो अपनी मर्जी से रुके? परमात्मा की इच्छा है। बाबा श्री आ रहे थे? बाबा श्री का थी ये साकार विश्वहरि। फिर उतरे क्यों नहीं, मतलब रुके क्यों नहीं? वो इसलिए तो नहीं रुके, पब्लिक औरत है उधर की था, वो कूद गई थी। अच्छा, फिर ऐसा तो उनके पास नहीं चली जाए, फिर उनके पास तो कोई छान भी नहीं जाता है, इसलिए तो वो चले गए। किस तरह की व्यवस्था रोड पर ट्रैफिक की? अच्छा, तो इसलिए वो आगे चले गए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जो कुछ भी खंडारी चौराहे पर हुआ उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्वास भी अंधा होता है, जो अंधविश्वास की चादर ओढ़ लेता है। हम अपनी खबर के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष और उसके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते और न ही उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। हम अपने देश की भोली भाली जनता को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि गुरु बनाना गलत नहीं, उसे भगवान का दर्जा देना भी गलत नहीं और न ही उसकी भक्ति में डूब जाना गलत है। लेकिन जब भी आप गुरु भक्ति के रास्ते पर चलें तो अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें और व्यक्ति को पहचानें, क्योंकि कोई व्यक्ति बेशक आपसे कुछ भी आर्थिक सहायता न ले, लेकिन आपका विश्वास लेकर वो रातों रात उस मुकाम पर जरूर पहुंच जाता है जहां पहुंचने के बाद उसे अपने भक्तों या शिष्यों की भावना और भक्ति दिखाई नहीं देती। आगरा संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा दुर्घटना राहत दिवस के मौके पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और यातायात में व्यवस्था खराब होने के कारणों को बताया। साथ ही नाटक के जरिए खराब व्यवस्था को सुधारने के लिए जागरूक किया गया। 1 जुलाई यानी दुर्घटना राहत दिवस। इस दिन प्रशासन ने यातायात व्यवस्था संभालने वाले विभागों को वाहन चलाने वाले लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक करने के आदेश जारी किए, जिस पर आगरा संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन कराया गया, जिसमें मुगल काल और वर्तमान समय की यातायात व्यवस्था और मानव व्यवहार को दर्शाया गया, जिसमें तमाम लोगों ने बड़े चाव से देखा, खराब यातायात व्यवस्था से पैदा होने वाले हालात को करीब से महसूस किया। इस मौके पर विभागीय लोगों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी। दुर्घटना से कितना नुकसान जन धन की होती है, इससे कोई अछूता नहीं है। हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के परिवार में कुछ न कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, अनचाहे हो जाते हैं, जिसकी याद उसके साथ बनी रहती है। प्रयास हम लोगों का यही है कि लोग जागरूक हों, सड़कों पे सुरक्षित चलें और दूसरों को चलने में मदद करें। इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं इस नृत्य नाटिका के माध्यम से चाहूँगा कि आप लोग कुछ सीखें और सुरक्षित चलें, जिससे कि अपने परिवार और कुल मिलाकर देश का कल्याण कर सकें। एक यहाँ आगे नाटक के माध्यम से पब्लिक को जागरूक करने के लिए किस तरीके एक्सीडेंट होता है, किस कारण से होता है, कान में फ़ोन लगा के लोग बात कर रहे हैं उससे एक्सीडेंट होता है, दारू पी के गाड़ी चलाने उससे एक्सीडेंट होता है, क्या कारण उसको हम नाटक के माध्यम से आपको पब्लिक को जागरूक करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। यही एक मेन हमारा उद्देश्य है, जिससे पब्लिक जागरूक।
दुर्घटना राहत दिवस के मौके पर आरटीओ कार्यालय द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन कराया गया, जिसे देखकर महसूस हुआ कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने का जिम्मा संभालने वाले सरकारी अधिकारी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में नाकाम हो रहे हैं। साथ ही सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए और बिगड़ी व्यवस्था से जो हालात पैदा होते हैं उसे दर्शाने के लिए विभाग अब मनोरंजन से भरे नुक्कड़ नाटकों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सके कि यातायात नियमों का पालन करें, वरना हालात और भी बुरे हो सकते हैं। नो एक्सीडेंट डे के उपलक्ष्य में आगरा आरटीओ कार्यालय द्वारा आईएसबीटी पर एक परीक्षण कैंप लगाया गया, जिसमें वाहनों को चलाने वाले चालकों और परिचालकों का नेत्र परीक्षण कराया गया। साथ ही वाहन चालकों के साथ अन्य लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। आईएसबीटी पर आगरा संभागीय परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के चालक और परिचालकों के लिए नेत्र चिकित्सा कैंप लगाया गया। वैसे इस कैंप में इस अड्डे पर आने वाले तमाम लोगों ने अपना नेत्र परीक्षण कराया। आरटीओ अधिकारियों के अनुसार नो एक्सीडेंट डे के उपलक्ष्य में इस नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वाहन चालकों ने अपनी आंखों के चेकअप कराए और आंखों में खराबी होने से भविष्य में होने वाली दुर्घटना से सावधानी बरती। इस मौके पर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और दुर्घटना से बचने के लिए जागरूक कार्यक्रम किया गया, जिस पर आरटीओ अधिकारी द्वारा अपने विचार रखे गए। आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और परिवहन विभाग की तरफ से दुर्घटना राहत दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से लोगों को दुर्घटना से बचाव के संबंध में, वाहन को चलाने के संबंध में, वाहन से संबंधित जितने भी रूल्स और रेगुलेशन को उनके संबंध में जागरूक किया जाना है, उनको बताया जाना है, उनको सारी जानकारी दी जानी है। और इसके अतिरिक्त चेक और चालान, जिससे लोगों के मन में ये डर और भय भी रहे कि अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए उन वाहनों का चेक और चालान भी हो सकता है। आईएसबीटी पर लगे नेत्र चिकित्सा शिविर और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आरटीओ अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आगरा संभागीय परिवहन विभाग द्वारा नो एक्सीडेंट डे के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही आगरा शहर के चौराहों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया जा रहा है। ये तो रही सरकारी विभागीय अधिकारियों की बात, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किसी भी दुर्घटना के लिए जितना जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया जाता है, उतना जिम्मेदार दुर्घटना का शिकार होने वाला व्यक्ति खुद भी होता है, क्योंकि किसी भी दुर्घटना में जितनी गलती मौजूदा हालातों की पाई जाती है, उससे कहीं ज्यादा गलती वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने की पाई जाती है। आगरा के प्रबुद्ध लोग अब पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने की मुहिम शुरू करने वाले हैं। बुधवार को यूथ हॉस्टल में आयोजित विचार गोष्ठी के दौरान ग्रीन बेल्ट के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर भी विचार किया गया। आगरा शहर के पर्यावरण और प्रकृति प्रेमियों ने बुधवार को संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत की। इस गोष्ठी में सूर सरोवर पक्षी विहार का इको सेंसिटिव जोन को घटाकर मात्र 250 मीटर किए जाने से होने वाले दुष्परिणामों और बचाव के लिए प्रबुद्ध लोगों द्वारा विचार रखे गए। इस गोष्ठी में शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया गया। गोष्ठी में आए शहर के प्रबुद्ध लोग भी इस घटना पर बेहद चिंतित नजर आए। के सभी पर्यावरणविद यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय डीके जोशी जी, डॉक्टर के.एस. राणा जी, ब्रज खंडेलवाल जी, शिशिर भगत और आनंद राय जी, ये सभी लोग यहाँ शहर के जितने भी प्रदीप खंडेलवाल जी, सब लोग उपस्थित हैं और ये सभी एक ही विषय को लेकर के चिंतित हैं। उनका कहना है कि ये जो पक्षी विहार है, इसका जो सेंसिटिव इको जोन है उसको घटा करके 250 मीटर कर दिया गया है। इस विषय को लेकर के ये चिंतित है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के विरोधी हैं। हम उनका ये आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो ये उचित नहीं होगा और इसी विषय को लेकर के चर्चा पर चर्चा हो रही है। जो तय होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। कमलानगर क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की झांकी निकाली गई, जिसमें भक्तों ने नाच गाकर कथा का आनंद लिया। व्यासपीठ पर आचार्य श्री ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। भागवत कार्यक्रम हो रहा है, इस गली में आयोजन होते रहते हैं। ये धार्मिक प्रोग्राम है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये बहुत धार्मिक कार्यक्रम है, इस वजह से लाभ उठाना चाहिए और अधिक और बहुत संख्या में आदमी आ रहे हैं। ये 28 जून से शुरू हुआ है और 4 जुलाई को इसका समापन है।
और मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और धार्मिक आयोजन है और प्रसाद वितरण करें और लाभ उठाएं। आज जो रामकृष्ण जी का जन्मदिन है और बहुत अच्छा जन्म आयोजन हो रहा है और अधिक संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।